नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान और जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे अनसॉल्व पेपर। सेट नंबर 2017 का सेट नंबर 1 है और सेट नंबर 1 में हम लोगों ने खंड आ और बा सॉल्व कर लिया था। जिसने भी खंड आ और बा के क्वेश्चन को नहीं देखा है वो नेक्स्ट जो क्लास हमारी भौतिक विज्ञान की क्लास हमारी पड़ी हुई है उसमें खंड आ और बा को देखिए। आगे हम आज खंड सा को सॉल्व करेंगे। खंड सा हमारे पास क्या है, देखिए खंड सा को सॉल्व करते हैं। और बच्चों हमारे पास अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है। इस अनसॉल्व पेपर का जो सेट नंबर है सन 2017 का सेट है, सेट नंबर 01। हम खंड सेट नंबर 01 में हम खंड आ और बा सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे खंड सा को। देखते हैं खंड सा क्या है हमारे पास। खंड सा का पहला क्वेश्चन है तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। समझाइए इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाए जाते हैं। यह क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, कार्यविधि तथा इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार से बढ़ाई जाती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हमें बताना है कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है। जो चल कुंडली धारा मापी होती है इसकी सिद्धांत पर कार्य करती है, कैसे ये कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों हम देखेंगे चल कुंडली धारा मापी देखिए का सिद्धांत। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत देखेंगे हमें क्या क्या करना पड़ता है। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत में क्या होता है। देखो बच्चों, जब किसी धारावाही कुंडली को, कोई एक धारावाही कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित है, धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका जो तल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। क्या सिद्धांत में बताया है। सिद्धांत में बताया गया कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है समझिए। जब किसी धारावाही कुंडली को इस प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, और जब उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता तो होता क्या, हमें अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब क्या लिखेंगे, जब किसी, बोलेंगे बच्चों, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है
कि उसका तल किसका तल? कुंडली का तल, उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, जिससे अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। ये तो बच्चों इसका सिद्धांत है कि सबसे पहले उसने पूछा कि चल कुंडली जो धारा मापी है, देखो हम क्लास में ही अभी याद कर लेंगे, इसको और समझ लेंगे। देखिए चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है? आपको एक धारावाहिक कुंडली लेनी है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से लटकाएंगे। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको इस धारावाहिक कुंडली को इस प्रकार लटकाएंगे कि उसका जो तल होगा, कुंडली का जो तल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो? समांतर हो, जिससे हमें होता क्या है? अधिक विक्षेप प्राप्त होता है बच्चों। जिससे हमें क्या होता है? अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। ऐसा करने पर हमें अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये इसका सिद्धांत है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? जब किसी धारावाहिक कुंडली को, बार बार रिपीट करेंगे तो याद होगा, जब किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका तल, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो जिससे हमें अधिक विक्षेप प्राप्त होता है, अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। अब बच्चों इसकी देखेंगे कार्यविधि। तो ये हमारा था सिद्धांत, ये क्या था? सिद्धांत था। तो देखिए इसकी कार्यविधि देखते हैं। ये सिद्धांत समझ गए, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? एक बार फिर समझिए। जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से लटकाया जाता है, किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, जिससे हमें क्या? अधिक विक्षेप प्राप्त होता है, जिससे हमें अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। समझिए। अब इसकी कार्यविधि देखेंगे। इसको शार्प कर देते हैं। कार्यविधि क्या है? देखिए कार्यविधि हमने जो सिद्धांत में बताया वही हम करेंगे। हम चुम्बक लेंगे और ऐसी चुम्बक, ये देखिए हमारे पास एक चुम्बक है, ये चुम्बक का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक चुम्बक है। और ये चुम्बक के जो सिरे हैं ना, ये वृत्ताकार ऐसे घूमे हुए, इन सिरों से क्या होता है? हमें अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। तो बात समझिए, एक आयताकार कुंडली लेते हैं। ये हमने आयताकार कुंडली ली, ए बी सी डी, ये एक चुम्बक के बीच में हमने एक आयताकार कुंडली ली। और देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे? इसको हम क्या करते हैं? एक स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पर एक स्प्रिंग T1 लगा देते हैं और यहाँ पर एक स्प्रिंग क्या लगा देते हैं? T2 लगा देते हैं। बात समझिए। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर एक हम लगाएंगे दर्पण। क्या लगाएंगे? दर्पण लगाएंगे। ये दर्पण क्यों लगाते हैं ये भी समझिए। ये दर्पण लगा दिया। दर्पण लगाते हैं, दर्पण से हम देखते हैं कुंडली में विक्षेप हो रहा है या नहीं। ये क्या है? हमने एक दर्पण लगा दिया। दर्पण से हम क्या देखते हैं? कुंडली में विक्षेप हो रहा है या नहीं। यहाँ पर बच्चे हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर हम लगाते हैं रीडिंग के लिए, धारा माप, विक्षेप को ज्ञात करने के लिए, विक्षेप को ज्ञात करने के लिए विक्षेपक सूचक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विक्षेपक सूचक। ऐसे ऐसे इसको कर दीजिए। ये हमारे पास विक्षेपक सूचक है जो रीडिंग का काम करेगा। ऐसे समझिए बच्चों।
बहुत ही पॉइंट वाइज आपको समझाया जाएगा। ये विक्षेपक सूचक है और इस कुंडली के अंदर ये जो कुंडली होती है नर्म लोहे की बनी होती है। यहां पर रिक्त स्थान पर क्रोड एक तार रख देते हैं, ऐसे ऐसे ये चारों तरफ घूमता है, ऐसे क्रोड, इसको क्रोड बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। तो ये हमारा है फिगर इसका। कार्य विधि में क्या होता है? कार्य विधि में एक चुंबक होती है। चुंबक माना NS ध्रुव की चुंबक है, चुंबक है। कार्य विधि में जो हमने किया है फिगर में वही लिखेंगे। NS ध्रुव के एक चुंबक है जिसके बीच NS ध्रुव के दो चुंबक के गुटके हैं, जिसके बीच ABCD एक कुंडली है। अपनी भाषा में लिखो, फिजिक्स में जो आपने किया है वो अपनी भाषा में लिखिए। कुंडली को स्प्रिंग T1 तथा T2 के द्वारा कस देते हैं। देखें, ऐसे समझिए। और कस देते हैं। तार में एक दर्पण का प्रयोग करते हैं, एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक किसका करते हैं? दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कुंडली में यह देखते हैं कि विक्षेप हो रहा है या नहीं। देखो, इस दर्पण से क्या देखा जाता है कि कुंडली में विक्षेप हो रहा है या नहीं हो रहा, ये दर्पण बताता है। बात समझिए, विक्षेप की स्थिति को ज्ञात करने के लिए विक्षेप की स्थिति को ज्ञात करने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। विक्षेप सूचक का प्रयोग करते हैं। ये जो विक्षेप सूचक होता है ये रीडिंग बताता है। ये क्या बताता है? रीडिंग की कितना विक्षेपण हुआ। अब देखो, यहां पर बच्चों दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यहां पर कितनी स्थितियां उत्पन्न होती हैं? दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब देखिए, इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र अपने दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर एक ऐंठन बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऐंठन बल। तो यहाँ पर समझिए, इसको पहले इतना नोट करिए, फिर देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। विक्षेपक बल आघूर्ण, विक्षेपक एक तो उत्पन्न होता है विक्षेपक बल आघूर्ण और दूसरा होता है ऐंठन बल। क्या होता है? ऐंठन बल होता है। विक्षेपक बल आघूर्ण का टाउ का मान ऐंठन बल के बराबर होता है। ऐंठन बल
तो देखिए ऐंठन बल के बराबर होता है, तो विक्षेपक बल आघूर्ण जो टाउ होता है उसका मान होता है एन आई, बच्चों एन आई ए बी। एन क्या होता है फेरों की संख्या, आई क्या होती है उसमें प्रवाहित धारा, ए क्या है उसका क्षेत्रफल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र। और जो यहां पर होता है ऐंठन बल होता है वो होता है सी थीटा, यानी सी क्या है एक बल है जो ऐंठन के कारण उत्पन्न हो रहा है, थीटा क्या है ये थीटा एंगल पर घूम रहा है। किस एंगल पर घूम रहा है, थीटा एंगल पर घूम रहा है। तो यहां से देखिए बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, आई इज इक्वल हो जाएगा सी थीटा अपान एन ए बी। क्या है आई इज इक्वल आया सी थीटा अपान एन ए बी। और देखिए यहां पर ये इसका सूत्र आ गया, आई बराबर आया सी थीटा अपान एन ए बी। क्वेश्चन में और भी कहा है कि इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो बात बच्चों सुग्राहिता की बात कहते हैं कि धारा मापी की सुग्राहिता, हेडिंग क्या डालेंगे, धारा मापी की सुग्राहिता। ये जो धारा मापी है इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जाती है ना नोट करिए। जो विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ होता है वो ऐंठन बल के बराबर होता है, टाउ का मान होता है एन आई ए बी। और सी थीटा, सी क्या एक बल है, सी क्या है ऐंठन बल है और थीटा एंगल से घुमाया जाता है, थीटा एंगल से इसे रोटेट किया जाता है। जब किसी वस्तु को उसके विपरीत, उसकी इच्छा के विपरीत लगाया जाता है तो वहां पर क्या होता है ऐंठन बल लगता है। क्या लगता है, ऐंठन बल लगता है। तो एन आई ए बी बराबर सी थीटा, आई बराबर यहां पर हमने निकाल दिया। अब बच्चों हम निकालेंगे कि इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जाती है। तो सुग्राहिता देखिए, सुग्राहिता हम क्या देखेंगे, धारा मापी की सुग्राहिता, धारा मापी की सुग्राहिता। देखिए धारा मापी की सुग्राहिता होती क्या है, जब किसी धारा मापी में सुग्राहिता क्या, सबसे पहले यह समझ लो, जब किसी धारा मापी में अल्प धारा प्रवाहित करने पर या सिरों पर, या तो धारा मापी में अल्प धारा प्रवाहित करने पर या सिरों पर अल्प वोल्टेज लगाने पर कुंडली में अधिक विक्षेप होता है। देखिए धारा मापी की सुग्राहिता होती क्या, सुग्राहिता किसे कहते हैं, जब किसी कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित करने पर या कुंडली के सिरों पर अल्प वोल्टेज लगाने पर अधिक विक्षेप होता है तो इसे कहते हैं धारा मापी की। तो इससे क्या होता है, धारा मापी की सुग्राहिता अधिक होती है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि धारा मापी की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जाती है। तो जब किसी, क्या लिखोगे, जब किसी कुंडली में अल्प धारा अथवा कुंडली के सिरों पर अल्प वोल्टेज, क्या बोलोगे, वोल्टेज लगाने पर अधिक विक्षेप होता है, अधिक विक्षेप होता है। क्या होता है, अधिक विक्षेप होता है। तो धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ती है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा कि धारा मापी की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जाती है। जब किसी कुंडली में अल्प धारा यानी कम धारा अथवा कुंडली के सिरों पर अल्प वोल्टेज लगाने पर, वोल्टेज कम लगाने पर अधिक विक्षेप होता है। और इस स्थिति में क्या होता है, अधिक विक्षेप होता है तो धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है, बढ़ती है। धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ती है। सुग्राहिता अगर हम देखें, हमारा सूत्र था आई बराबर, बात समझिए, आई बराबर सूत्र क्या आया था, आई बराबर सूत्र जो आया था वो आया था, देखिए यहां पर आया था सी थीटा अपान एन ए बी, सी थीटा अपान एन ए बी। अगर हम इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं
तो ये आई को उधर ले जाए तो एन ए बी अपान सी हो जाएगा और थीटा अपान क्या हो जाएगा आई। जो थीटा अपान आई होता है इसी को कहते हैं सुग्राहिता। हमने कहा था अल्प धारा यानी धारा को कम, तो इसको यश से प्रदर्शित करते हैं, तो यश बराबर आ गया एन ए बी अपान सी। यानी धारा मापी अगर हम सुग्राहिता को देखें तो वो डिपेंड करती है एन मतलब फेरों की संख्या पर, यानी कुंडली में जितने अधिक फेरों की संख्या होगी उतनी ज्यादा सुग्राहिता होगी, और कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल पर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। किस पर निर्भर करती है? उसकी फेरों की संख्या पर, और कह रहा है चुंबकीय उसके क्षेत्र पर, कुंडली के क्षेत्र पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। अगर ये बढ़ेंगे तो इसकी सुग्राहिता बढ़ेगी, तो इसकी सुग्राहिता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्लास अगर अच्छी आपको लग रही है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर पड़ा हुआ है आपके पास जिसमें खंड आ और बा है उसको भी देखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र, खा नंबर है तीसरे का खा है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। निगमन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक ये एक्स प्लेट है और एक ये हमारे पास वाई प्लेट है। इधर समझो बच्चों, हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक एक्स प्लेट है और एक वाई प्लेट है, दोनों समांतर हैं। दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। और देखिए एक प्लेट पर प्लस आवेश है, ऐसे देखिए एक प्लेट पर हमारे पास कितना आवेश है? प्लस आवेश है, और एक प्लेट पर हमारे पास माइनस आवेश है। ऐसे देखिए इस प्लस प्लेट को किसी हमने वायर से जोड़ दिया ऐसे, और इस माइनस प्लेट को हम क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ऐसे देखिए ये हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है? इसके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इस प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो हमारे पास डेल है। यहाँ पर ये पहली प्लेट है तो एक्स प्लेट है तो इसका होगा डेल एक्स। इसमें भी समान पृष्ठ आवेश घनत्व है। देखिए तो प्रूव करते हैं। माना एक्स और वाई दो समांतर प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें हैं जो विपरीत आवेशों से निर्मित हैं, विपरीत आवेशों से निर्मित हैं। निर्मित है। प्रूविंग को समझिए और अपने मन से थ्योरी को लिखिए। आपको रटना नहीं है ना। हमने माना एक्स और वाई दो समांतर प्लेटें हैं जो विपरीत प्रकार के आवेशों से निर्मित हैं, है ना। अब देखिए प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। क्या है बच्चों?
स्मॉल डी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है, छोटा सिग्मा। ऐसे देखिए हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच तीव्रता पहले निकाल लेंगे। तीव्रता E बराबर होता है, इधर देखिए यहां होता है, सूत्र होगा छोटा सिग्मा यानी x प्लेट का आवेश घनत्व माइनस y प्लेट का आवेश घनत्व अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। x प्लेट का आवेश घनत्व और माइनस y प्लेट का आवेश घनत्व। अगर हम x प्लेट की आवेश घनत्व की बात करें तो छोटा सिग्मा, और ये प्लस प्लेट है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा आवेश माइनस, तो माइनस और माइनस छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास E बराबर हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर जोड़ जाएगा 2 छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास तीव्रता E बराबर आया छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच विभव, दोनों प्लेटों के बीच विभव V बराबर होगा E इंटू डी, यानी अगर आप तीव्रता में उनके बीच की दूरी का गुणा करा देते हैं तो विभव बन जाता है। क्या बन जाता है, विभव। तो हमारे पास आ जाएगा विभव, यहां पर आ जाएगा छोटा सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ऐसे देखिए अब हम यहां लगाते हैं धारिता। देखिए धारिता, चूंकि धारिता C बराबर होता है Q अपान B, क्या होता है Q अपान B, तो यहां C बराबर हो जाएगा Q अपान V का मान है छोटा सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व एवं प्लेट का क्षेत्रफल, और जो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। दोनों प्लेट समान आकार की प्लेटें हैं, क्षेत्रफल A है। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों C बराबर, यहां होगा छोटा सिग्मा इंटू A अपान छोटा सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। छोटा सिग्मा कैंसिल हो गया, अब ये चला जाएगा इधर, तो C बराबर आया A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और धारिता का मात्रक क्या होता, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड। तो ये हमारे पास प्रूफ हुआ, ये हमारे पास प्रूफ हुआ, ये हमारे पास प्रूविंग थी। दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन किया। देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी फैरेड। C हमारे पास सबसे पहले हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दो समांतर प्लेटें X और Y हैं, जो समान प्रकार जिनका जो क्षेत्रफल है A है और जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है। माना X और Y दो समांतर प्लेटें हैं जो विपरीत प्रकार के आवेशों से निर्मित है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है और उन पर उनका जो क्षेत्रफल है A है। प्लेटों के बीच की तीव्रता निकालेंगे, E इज इक्वल, यहाँ छोटा सिग्मा x माइनस यानी x प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस y प्लेट का प्लस पृष्ठ आवेश घनत्व अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच विभव निकाला, E इंटू डी होता है। अब देखिए विभव B बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। धारिता C बराबर होता है Q अपान B, और बच्चों Q बराबर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल। Q की जगह ये रख दिया, पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल अपान पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ आवेश घनत्व कैंसिल हो गया, C बराबर आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और धारिता का
धारता का मात्रक होता है फैरेड। इस प्रकार से इसको हमने प्रूव किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी अवतल दर्पण के लिए किसी तीसरे का गा नंबर किसी अवतल दर्पण के लिए क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/u + 1/v की स्थापना कीजिए। क्या बोला? की स्थापना कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी अवतल दर्पण के लिए हमारे पास सूत्र दिया है 1/f = 1/u + 1/v। देखिए, हम अवतल दर्पण बनाते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये इसका है ध्रुव। क्या है? ध्रुव है। यहां से देखिए, जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे। ऐसा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो बच्चों दबे हुए पृष्ठ से होता है, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है। यह अवतल दर्पण है। बात समझिए, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा, है ना, ये इसका फोकस होगा। अब देखिए, एक वस्तु है AB, एक वस्तु क्या है हमारे पास AB, जो वक्रता केंद्र के पीछे ऐसे रखी है। एक वस्तु AB है। सबसे पहले उस वस्तु को हम कहां पर ले जाएंगे? ध्रुव पर ले जाएंगे। जब हम ध्रुव पर ले जाएंगे तो हमारे पास प्रतिबिंब बनने का नियम था, जब वस्तु ध्रुव पर जाती है तो परावर्तन के नियमानुसार उतने एंगल पर परावर्तित हो जाती है। ऐसे देखिए, परावर्तन के नियमानुसार उतने एंगल पर क्या हो जाती? परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। कहां से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र से ले जाएंगे बच्चों। दूसरी किरण हम कहां से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। तो यहां पर समझिए, जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो किरण आती है वो 90 अंश पर आती है, वो इतने एंगल पर क्या हो जाती है? परावर्तित। अब देखिए, अब हमारे पास ये बन गया AB का प्रतिबिंब, क्या? A', B'। इधर देखिए, A', B' बन गया। ओके, इसे आपको हटा देते, इसका कोई काम नहीं। A', B' बन गया। अब देखिए बच्चों, हाँ, ये हमारे पास फिगर बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। अब सबसे पहले इस दर्पण को हम मान लेते हैं MN। इसके बारे में क्या लिखना है? माना MN एक अवतल दर्पण है। समझिए, माना MN एक अवतल दर्पण है। अब लिख लेंगे, माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है ना, और जिसका वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB जो वक्रता केंद्र के पीछे रखी है। वस्तु AB से एक किरण ध्रुव पर आपतित होती है। यही आपको लिखना है। वस्तु AB से एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जो प्रकाश के नियमानुसार, जो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यानी ये एंगल और ये एंगल समान होगा, परावर्तित हो जाती है। बात समझिए। दूसरी बात, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो उसी ही माध्यम में वापस लौट जाती है। ये आपको लिखना है। इसके बाद इसका निगमन करेंगे। निगमन कैसे करेंगे? देखिए, निगमन इसमें हम करेंगे समरूप त्रिभुज से। समरूप त्रिभुज, इधर समझिए, त्रिभुज ABC और समरूप है
ए डैश बी डैश सी के। इधर देखिए समरूप त्रिभुज क्या होता है बच्चों, ये एंगल 90 अंश के हैं, समझिए ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है और ये एंगल आपका क्या है 90 अंश का। अगर किसी भी त्रिभुज में दो एंगल आपको मिल जाते हैं तो वहां ए समरूपता लग जाती है। और समरूप त्रिभुज में होता क्या है, इसका लंब बटे इसका लंब, यानी हमारे पास हो जाएगा ए बी अपान क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल सी बी अपान, यानी इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब और इसका आधार बटे इसका आधार, सी बी अपान क्या हो जाएगा बी डैश सी। ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, दूसरा समरूप त्रिभुज देखते हैं। समरूप त्रिभुज इधर देखिए, एक तो हमारे पास होगा ए बी पी, समरूप त्रिभुज क्या होगा ए बी पी समझो, और समरूप होगा क्या होगा बात समझे ए डैश बी डैश पी, क्या होगा ए डैश बी डैश पी। देखिए ये कैसे समरूप हुआ समझो, ये पूरा एंगल लिया ए बी सी, तो एक तो एंगल 90 अंश का मिल गया। ओके, अब इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल, इधर समझिए ये कैसे हैं, ये इक्वल है। ये कैसे हैं, ये इक्वल, क्योंकि परावर्तन के नियमानुसार जो किरण ध्रुव पर आपतित होती है ये अभिलंब का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समरूपता का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और सारी दूरियां ध्रुव से मापते हैं तो ये हो जाएगी पीवी इक्वल पीवी अपान हो जाएगा पीवी डैश, क्या हो जाएगा पीवी डैश, समीकरण 2 हो जाएगा। इधर समझें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो हमारे पास हो जाएगा ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा सी बी अपान बी डैश सी, और इक्वल होगा पीवी अपान पीवी डैश। ओके, ये समीकरण 3 हो गया। अब बच्चों सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं सबके, किंतु देखिए यहां से P से B तक की दूरी, यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को बच्चों किससे PV बराबर U OB कैसा माइनस U, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण में, तो आप अवतल दर्पण में ये सारी दूरियां ऋणात्मक होगी, ये हमें प्राप्त हो गया। और पीवी डैश हमारा क्या है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, यानी पीवी डैश बराबर क्या हो गया पीवी डैश बराबर माइनस बी। ओके, और पीसी बराबर होगा माइनस आर। ऐसे हमने दूरियां ज्ञात कर ली। तो देखिए हमें जिसकी दूरियां पता है पीवी की पता है, पीवी डैश की पता है, सीबी और बी डैश सी की नहीं पता है। अतः समीकरण 3 से तो देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहां पर सीबी, देखो हम सीबी को क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास सीबी है, जो दूरियां हमें पता है उसमें कन्वर्ट करना। पूरी दूरी हमें पीवी पता है, अगर हम पीवी से पीसी घटा दें तो सीबी पता हो जाएगा, तो सीबी की जगह हम लिखेंगे पीवी माइनस पीसी, पीवी माइनस पीसी। ओके, ये पीवी पी से बी और माइनस पीसी अपान बी डैश सी, तो लिखेंगे पीसी माइनस पीवी डैश और इक्वल हो जाएगा पीवी, इधर समझिए इक्वल पीवी अपान पीवी डैश। अब समझिए बच्चों हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। पीवी का मान है माइनस यू और पीसी का मान है माइनस आर यानी प्लस आर, और पीसी का मान है माइनस आर और पीवी डैश का मान है माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। पीवी का मान है इक्वल लगाएंगे, पीवी का मान है कितना माइनस यू और पीवी डैश का मान है माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो बच्चों हो जाएगा माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल
माइनस यू आर प्लस यू बी। और इसको इधर लाएंगे, इसको उधर, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस यू आर इक्वल टू होगा यू बी प्लस यू बी। ऐसे देखें। अब यहां लिखेंगे चूंकि R बराबर होता है 2f, R बराबर क्या होता है 2f, जहां जहां पर R है वहां पर 2f रख देंगे। V तो यहां हो जाएगा 2vf, यहां पर 2f रखेंगे, यहां हो जाएगा प्लस 2uf और इक्वल होगा ub कितना हो जाएगा 2ub। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर इधर समझिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, uvf से भाग दो तो 2uvf पहले लिखेंगे 2uf इक्वल uv, इधर देखिए दोनों पक्षों में 2uvf से भाग देंगे, या 2 कॉमन कर लो, पहले 2 क्या कर लें कॉमन, चलो यहां पर uvf से ही भाग दे देते हैं, uvf और हो जाएगा इक्वल टू uvf, तो ub इधर कैंसिल हो गया, इधर देखिए 2 कॉमन कर लिया तो यहां हो जाएगा, इधर भाग देंगे vf अपान uvf प्लस uf अपान uvf इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान f इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ vf से vf, यहाँ uf से uf, तो यहाँ पर बचा 1 अपान u और यहाँ पर बचा प्लस 1 अपान v और इक्वल टू 1 अपान f। यही हमें प्रूव करना था, ये दर्पण सूत्र था। तो इस प्रकार से इस फार्मूला को प्रूव किया, देखिए।